अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट देखेंगे कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी के साथ समझा जाए और जो भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतल्लिक आए उसे इजीली कर लिया जाए। आप बेशक टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए ये बेहतरीन लेक्चर साबित होगा। सो इसको और से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं होता क्या है। जैसे कि इसका नाम बता रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स यानी बात, स्पीच कहते हैं बात को, बात करने के हिस्से। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश का तो उस सेंटेंस के क्या क्या हिस्से होते हैं, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जहन में रखिए कि जो इंग्लिश का जो होता है ना MCQs क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होता है 15 MCQs, और जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, उनमें लाजमी क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। 9th में भी, 10th में भी। इवन ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी सब में जाएंगे, तो बेहतर है कि कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ नाउन। नाउन होता है नाम। नाउन को आप नाम से याद रखेंगे। तो क्या क्या टाइप्स होती हैं नाउन की। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, हम सबको पता है, बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं ख़ास नाउन पर जो होते हैं कोई स्पेसिफिक पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग, यानी कोई ख़ास चीज़, जगह या कोई भी जो ख़ास नाम होता है। मसलन लाहौर हो गया, द रावी, द कुरान, ताजमहल, अली एट्सेट्रा, यानी कोई भी चीज़ जो कि ख़ास हो, यानी कोई हमें पता चले कि कोई ख़ास चीज़ है। जिससे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कोई नाम आ जाए। जैसे शहर क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन अगर शहर का नाम आ जाए लाइक लाहौर, तो वह बन जाएगा प्रॉपर नाउन। और जो ख़ास बात हमें याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अच्छा, सेकंड टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है कि जो कोई ख़ास ना हो, आम हो। लाइक कोई भी प्लेस, जैसे हम कहें कि शहर है, ये मुल्क है, ये सिटी है, ये किताब है, ये बिल्डिंग है, सिंपल। लेकिन अगर मैं कहें कि फ़लानी मैथ्स की किताब दे दो या कुरान दे दो, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि फ़लाना जो है वो एक बच्चा है, तो दिस इज़ द बच्चा, या हम कहें कि ही इज़ अ किड, ही इज़ अ चाइल्ड, सो चाइल्ड इज़ अ कॉमन नाउन। बट इफ़ आई से ही इज़ अली, हिज नेम इज़ अली, तो अली इज़ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि जब एक वर्ड ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा हम कह सकते हैं एक कलेक्शन को या ज़्यादा चीज़ों को एक वर्ड ज़ाहिर कर रहा है। वो ज़्यादा चीज़ें इंसान भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा चीज़ें कोई और चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का मतलब होता है मतलब अ ग्रुप ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल रीडिंग एंड राइटिंग, लाइक रबर, पेंसिल एट्सेट्रा, ये सब हो जाएगी स्टेशनरी। अगर मैं कहूँ आर्मी, सो आर्मी इज़ कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली हर्ड, कमिटी, ज्यूरी, दीज आर ऑल द कलेक्टिव नाउन, यानी वो एक वर्ड है जो कि ज़्यादा चीज़ों को जाहिर कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जो किसी, जो इसका नाम बता रहा है, जो मटेरियल को जाहिर करे, वुड, गोल्ड, वाटर, वीट एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि हम 5 सेंसेस से इसको फील नहीं कर सकते, यानी 5 सेंसेस की मदद से ये हम इसको नहीं जान सकते। हम इसको इमोशंस, आप या इसको कह सकते हैं कि ये इमोशंस वगैरह होते हैं, ये फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजडम, जैसे हम कहेंगे अकल। अकल क्या है। सिमिलरली मैं कहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल शायरी क्या है, या फॉर एग्ज़ाम्पल लव क्या है, रीडिंग क्या है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी। या डेथ क्या है, जजमेंट, ड्राइविंग, ये सब चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते, उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। सिमिलरली सिकनेस, सिकनेस को आप पकड़ नहीं सकते, सिकनेस को आप कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको देखो, सिकनेस एक फीलिंग है। हम कहेंगे फ़लाना बीमार है, तो बीमारी उसकी, आप बीमारी के सिम्टम्स देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली सिकनेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है कि रेफर्स टू टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप पकड़ सकते हो, हाथ लगा सकते हो। A concrete noun is a noun that refers to a tangible, physical objects that we can experience by our senses such as sight, touch, taste, hearing और smell। यानी जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनकी मदद से जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़, इसी तरह चख सकते हैं, सुन सकते हैं वगैरह, ये सब क्या है, कंक्रीट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल चेयर, डॉग, एप्पल एट्सेट्रा।
फिर है काउंटेबल। अच्छा, अब इसके अगर हम पेयरिंग देखें तो प्रॉपर एंड कॉमन नाउन का पेयर बनता है, यानी या वो प्रॉपर होगी कोई चीज़ या वो कॉमन होगी। फिर एक आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट का। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट आपस में ऑपोजिट है, यानी जो जिस चीज़ को आप देख सकते हो अपनी 5 सेंसेस की मदद से, छू सकते हो, आप इसको सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्सेट्रा। तो कंक्रीट नाउन क्या है, यानी इसका ताल्लुक 5 सेंसेस से है, और इसका उलट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आप 5 सेंसेस की मदद से इनको नहीं आप महसूस कर सकते, बल्कि ये एक सेंस है, ये एक इमोशन है, ये कुछ फीलिंग्स है। सिमिलरली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का पेयर होता है। अनकाउंटेबल यानी आप नहीं गिन सकते, यानी अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते, कोई भी चीज़ आप नहीं गिन सकते। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ पानी गिना, पानी नहीं गिन सकते। मैं कहूँ चावल गिनो, चावल नहीं गिन सकते। मैं कहूँ सर के बाल गिने। सिमिलरली काउंटेबल क्या है कि जो आप गिन सकते हैं, मसलन कितने इंसान हैं पूरी दुनिया में, इतने अरब हैं, या पाकिस्तान की आबादी कितने, आप गिन सकते हैं। मैं कहूँ कि आपकी क्लास में कितनी चेयर्स हैं, या आपके पूरे स्कूल में कितनी चेयर्स हैं, आप गिन सकते हैं। दिस इज़ काउंटेबल नाउन। सो ये था नाउन, इंतहाई ईजी। तो अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विजडम इज द टाइप ऑफ डैश नाउन। नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, आपने उसे बताना होगा कि विजडम कौन सा नाउन है। फॉर एग्जांपल विजडम आपने किस में फॉर एग्जांपल लिखा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टर, कॉमन नाउन, कलेक्टर नाउन एक्सेट्रा, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिलेक्ट करना होगा। इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं पेपर में। अच्छा, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। अब नाउन के साथ आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। नाउन होता है नाम, प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो। अब प्रोनाउन के आगे से क्या क्या टाइप्स हैं, इसको देख लेते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो कि किसी भी हम इसको कह सकते हैं कि किसी इंसान की जगह इस्तेमाल हो, या जब हम एज अ सब्जेक्ट इसको, आप सिंपल इसको देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मसलन यू, योर, आई, माई, मी, ही, हिज एक्सेट्रा, इनके जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ हिज, ये उसकी किताब है। यानी ये सब हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, मी, यू, दे, बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप होती है प्रोनाउन की, वो होती है पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि जो किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए। लड़का हो तो ऑब्वियसली ही और हिज होता है, लड़की हो तो हम सबको पता है शी एंड हर एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्या है। कोई क्वेश्चन आया और आपसे पूछा जाएगा, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक भी दिया होगा, और साथ 2 और आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो इनमें क्या फ़र्क है, इसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्शन से आप इसको याद रखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स को, कि हम जब अपना अक्स देखें, या कोई भी शख्स जब अक्स देखेगा तो उसको वही शख्स नजर आएगा, तो रिफ्लेक्शन से निकला है रिफ्लेक्सिव। आप इसको रिफ्लेक्शन से याद रखेंगे। ये होता क्या है कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया अपने ही आप को। यहाँ पे आई ही सब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी आई ही है। यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे, आई हर्ट आई नहीं लिखेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ लिखेंगे, क्योंकि जब प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वो थोड़ा सा उसका बनने का, उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो हम कहेंगे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। सिमिलरली वी हर्ट आवर सेल्व्स, या द हॉर्स हर्ट इट्स सेल्फ। तो दीज आर रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव हैं? कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, यानी सब्जेक्ट जो है अपने ही ऊपर काम कर रहा है। यानी जब सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन अपने ही ऊपर करेगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, अब एम्फेटिक क्या होता है? एम्फेटिक होता है, ये एम्फसाइज के लिए यूज़ किया गया है। इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम नहीं होते, ऑब्जेक्ट कोई और होगा लेकिन जोर देने के लिए। अब जैसे मैं उर्दू में एक सेंटेंस बोलती हूँ, इससे आपको पता चलेगा ये केक मैंने खुद बनाया, बजाते खुद। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट केक है, यानी बनाया क्या जा रहा है, केक। और मैं जो कह रही हूँ ये केक मैंने खुद बनाया, मैंने माई सेल्फ, आई हैव मेड दिस केक बाय माई सेल्फ, मैंने खुद ये केक बनाया। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये एम्फेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जोर दे रहा है बात पे।
अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम इन दोनों को थोड़ा सा कंट्रास्ट करते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है। एम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जांपल्स ये क्यों यूज़ करते हैं? एम्फसाइज के लिए, ज़ोर देने के लिए। आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद करूँगी। द टाउन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, ये जो कस्बा है ये खुद बजाते खुद बहुत बड़ा नहीं है। ही फील्ड हिमसेल्फ, अब ये जो ही फील्ड हिमसेल्फ है साथ ही एक एग्जाम्पल इसलिए लिख दी कि आपको फ़र्क समझ आए कि ही फील्ड हिमसेल्फ में जो हिमसेल्फ है ये ही है, यानी जो ही है वो अपने ही ऊपर काम कर रहा है, तो ही फेल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही फेल कर दिया। सो रिफ्लेक्सिव, या वो अपनी ही वजह से फेल हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ऊपर वाले में फ़र्क देख लें, द टाउन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इटसेल्फ यूज़ नहीं हो रहा। सिमिलरली आई विल डू इट माई सेल्फ में भी माई सेल्फ एज ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, ये जोर देने के लिए यूज़ हो रहा है। और लास्ट क्या है? शी हर सेल्फ कट द केक, या शी कट द केक बाय हर सेल्फ, दोनों फॉर्मेशंस ठीक है। शी हर सेल्फ, उसने बजाते खुद, कट द केक, का केक काटा, तो दिस इज एम्फेटिक। तो अब आप कैसे देखेंगे? आप ये देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट ही अपने ऊपर काम कर रहा है, तो अगर तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हैं तो फिर इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है, और अगर ऑब्जेक्ट कोई और है और जोर देने के लिए ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह यूज़ हुए हैं, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, उसका मतलब है ये एम्फेटिक है। नेक्स्ट इज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव से आपके ज़हन में आना चाहिए दिस, दैट, सच, दीज, वन, नन, एटसेट्रा, यानी इशारे, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना इशारा करने के लिए, तो इंग्लिश में जो इशारा करने के लिए प्रोनाउन यूज़ होंगे उन्हें कहा जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिमिलर पेपर में कैसे आएंगे? पेपर में क्वेश्चन आएगा दिस बुक इज़ माइन, और दिस विल बी बोल्ड, दिस बोल्ड में लिखा हुआ होगा, और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, इस तरह का आपके पेपर में आएगा, और नीचे दिया जाएगा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आपने सर्कल करना होगा इस तरह। तो आप किसको करेंगे? ऑब्वियसली डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको टाइप्स पता होनी चाहिए, जहाँ के दिस, दैट, दोस्त वगैरह आएगा तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का नाम बता रहे, इनडेफिनिट का मतलब होता है जो जिसकी तादाद हमें या जिसके बारे में कुछ पता ना हो सही तरह। इनडेफिनिट प्रोनाउन के जिसके बारे में हमें क्लियरली पता ना हो कि कितना है, मतलब कि कितना है, जैसे हम फॉर एग्जांपल में कहें कि 2 लोग थे, या मैं कहूँ 10 लोग थे, ये हमें पता है, डेफिनेट है कि 10 लोग थे या 2 लोग थे। अगर मैं कहूँ कुछ लोग थे या बहुत ज़्यादा लोग थे, तो उसका मतलब है कि हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि लोग कम थे या ज़्यादा थे, जैसे हम उर्दू में कहते हैं हाँ बहुत कम लोग थे, या बहुत ज़्यादा लोग थे, या मुनासिब लोग थे। सो दिस इज़ इनडेफिनिट, कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट तादाद हमें नहीं पता। सो दिस इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट। तो इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? यानी वन, नन, समथिंग, एनीबडी, समबडी, इस तरह की चीज़ें जिसमें हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि कौन था। जैसे मैं कहूँ कि 2 लोग आए थे, अली और असद, इट मीन्स कि हमें पता है कितने लोग थे और उनके और थे कौन कौन। अब मैं कहूँ कि कुछ मर्द थे बस, और हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। सो दिस इज़ इनडेफिनिट। मसलन कैसे लिखा जाएगा? एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समवन, समथिंग, समबडी, ईदर, नीदर, एटसेट्रा, दीज आर ऑल indefinite pronouns. For example, one hardly knows what to do. None of his poems are well known. I have found something there. So जितने भी bold है, one, none and something, these are indefinite pronoun. Next is relative pronoun. ये क्या होता है? relation, relative, यानी हम इस रिश्तेदारों के लिए भी यूज़ करते हैं कि हमारे relatives हैं। So जब जिस रिश्तेदार कौन होता है? जिनमें कोई relations होता है, तो relative जो कोई relation बनाते हैं किन में, फॉर एग्जांपल किस तरह रिलेशन बनेंगे, कौन था, कैसे। सो आई मेट हादी हु हैड जस्ट रिटर्न, यानी हु इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी मैं हादी से मिला जो अभी अभी वापस आया है। आई हैव फाउंड अ पेन विच आई हैड लॉस्ट, जो पेन गुम हो गया था मुझे मिल गया। हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, ये वो किताब है जो आपने मुझे दी थी। सो दीज आर ऑल रिलेटिव प्रोनाउन। अब फ़र्क ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि डेमॉन्स्ट्रेटिव में भी दैट आ सकता है तो रिलेटिव में भी दैट आ सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको ऐसे पता चलेगा कि सेंटेंस से। फॉर एग्जांपल दैट पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर तो वो रिलेशन नहीं बना रहा ना, जैसे दैट पेन इज़ माइन, ये वो पेन मेरा है, या दैट इज़ माई पेन, तो यहाँ पर दैट एक
इशारा कर रहा है कि वो वाला पेन मेरा है, तो जहाँ पर इशारा होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, और जहाँ पे रिलेशन होगा कि आई हैव फाउंड द पेन दैट यू गेव मी, तो जब हम को रिलेशन बनाएंगे कि मुझे वो पेन मिल गया जो आपने दिया था, देन दिस दैट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस की मदद से आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन, सवाल। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जब कोई प्रोनाउन क्वेश्चन के लिए या यानी कि किसी सवाल के लिए बनाया जाए, मसलन हु डू यू बिलीव डिड दिस, आपके ख्याल में कौन है जिसने ये किया था, बाय हुम वाज द बुक रिटर्न, किसने किताब लिखी, यानी किताब किससे लिखी गई, किसकी तरफ से लिखी गई, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, तो आप में से किसने ये काम किया है। यानी जब हम किसी किस्म का क्वेश्चन बनाएंगे और वो कोई प्रोनाउन होगा और जिनके कोई एज अ क्वेश्चन यूज होगा, दिस विल बी कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है कि जिसमें प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। यानी हम इसको किस तरह बताते हैं कि कितने थे, मसलन ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज, सब ने, कि लड़कों में से हर एक ने प्राइज जीता। ईदर ऑफ दीज रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई एक सड़क जो है वो रेलवे स्टेशन तक जाती है। नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल, कोई भी जो ऑप्शन है जो है काबिल कबूल नहीं है। नेक्स्ट इज हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि म्यूचुअली शेयर्ड बाय टू पर्सन्स, कि जब कोई एक्शन जो है वो एक ही जैसा दो लोग कर रहे हैं। मसलन द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, यानी दो भाई जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सिमिलरली द मुस्लिम्स लव वन एंड अदर, जो मुसलमान है वो एक अपने आप से नहीं एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत रखते हैं। सो ये सब एग्जांपल्स है रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जिसमें दो लोग आपस में एक जैसी शेयरिंग कर रहे हैं, यानी जो सेंटेंस है या जो बात है वो उन दोनों के दरमियान हो रही है। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, इंतहाई मतलब, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं कि जो हमने प्रोनाउंस की टाइप्स देखी है ना, इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, एंड ये जो रिलेटिव एंड जो लास्ट है इंटरोगेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल थोड़ी सी इस लिहाज से है कि थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो पेपर में इतना ज़्यादा इसका चांस नहीं होता आने का, लेकिन देखें पता नहीं होता, चूँकि हमेशा याद रखें कि पेपर क्या या कोई भी पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, इस तरह बनाया जाता है कि एक आध कुछ क्वेश्चंस वैसे रखते हैं जो पोजीशन होल्डर्स का फैसला करते हैं। सो समटाइम्स कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकता है। सो माइंड में रखें और इसको एक दफ़ा देख ज़रूर लें। यानी करना क्या है, जो थोड़े से इसमें जो टफ थे, मुश्किल थे, वो थे डेमॉन्स्ट्रेटिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव को आपने इशारे से याद रखना है, जिसमें इशारा होगा वो डेमॉन्स्ट्रेटिव है। इंडेफिनिट कि हमें नहीं पता कितने हैं। रिलेटिव जो रिलेशन बनाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि जो ये बताता है कि क्या मतलब कि कितने हैं, और ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये आपने याद रखना है। फिर रेसिप्रोकल क्या है कि जिसमें जैसे ईच अदर, वन एंड अदर, ये होगा रेसिप्रोकल, यानी जिसमें आपस में बराबर कोई बात तकसीम हो रही है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें नाउन के बारे में बताता है, जो हमें नाउन के मुतल्लिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है, या इन शॉर्ट जो हमें क्वालिटी ऑफ नाउन भी हम कह सकते हैं, जो नाउन की क्वालिटी बताता है या नाउन के बारे में हमें बताता है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, वेरी सिंपल, व्हेन it describes the quality of a person or thing, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि अ प्रॉपर नाउन इज यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। लाइक आई लाइक अरेबियन स्वीट्स, इस्लामिक पीपल लव मक्का, एंड आई लाइक चाइनीज़ फूड। इसमें जो प्रॉपर नाउन्स है ना, वो क्वालिटी बता रहे हैं नाउन्स की। जैसे यहाँ पे नाउन है आई लाइक अरेबियन स्वीट्स, में नाउन है स्वीट्स और उसकी मज़ीद क्वालिटी बताई जा रही है अरेबियन, यानी मुझे अरेबियन मिठाई पसंद है। इस्लामिक पीपल यानी इस्लामी लोग, एंड चाइनीज़ फूड चाइनीज़ खाने। तो यहाँ पे ये जो तीनों है ना, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन थे जो कि एज एडजेक्टिव यूज हुए हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इंतहाई ईजी, जो कि क्वालिटी बताता है, जो सबसे सिंपल एंड सादा। फॉर एग्जाम्पल डीप वाटर, आई सॉ टॉल ट्रीज, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पे डीप, टॉल एंड ब्यूटीफुल आर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी एक जो क्वालिटी बताए। अब क्वांटिटेटिव और जो न्यूमरल है, इसमें जो है गड़बड़ करते हैं लोग और इसको बच्चे मिक्स करते हैं। सो आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, इसको गौर से देख लें। सिंपल सा फ़र्क है क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरल। क्वांटिटेटिव में मतलब हम बताते हैं कि ये अनकाउंटेबल, यानी दे आर यूज विद नाउन्स दैट आर अनकाउंटेबल इन नेचर। फॉर एग्जांपल
देयर इज़ अ लिटिल ऑयल इन द बॉटल, कुछ है या ज़्यादा, या देयर इज़ इनफ फूड, खाना बहुत ज़्यादा है। यानी ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, मुनासिब, इस तरह की बातें बताती है। तो इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। और ये किसके साथ यूज़ होते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। नेक्स्ट इज न्यूमरल। न्यूमरल होते हैं कि जब डिजिट्स हों और जो कि एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं। मसलन आई हैव 2 बुक्स, अगर मैं कहूँ आई हैव सम बुक्स तो सम विल बी क्वांटिटेटिव। अगर मैं कहूँ आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 5 बुक्स, आई हैव 10 बुक्स, तो ये जो 2, 5, 10 वगैरह हैं, दिस विल बी न्यूमरल, चूँकि इसमें मैंने एक डिजिट लिया है, एक पूरा नंबर लिया है। या इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फेब्रुअरी इज़ द सेकेंड मंथ, के ये दूसरा, यानी कि हमें पता है जो न्यूमेरिकल्स हैं 2 तरह के होते हैं, 1, 2, 3 भी और एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी। सो ये हर किस्म के जो न्यूमरल्स होंगे इसमें नंबर आ जाएंगे। न्यूमरल को आपने नंबर से याद रखना है। जब नंबर होंगे तो ये न्यूमरल, और अगर सिंपल कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होंगी तो क्वांटिटेटिव। तो इस तरह फिर आपने नहीं भूलना। इंटरोगेटिव अगेन क्वेश्चन, विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? हुज बुक आर यू रीडिंग, आप किसकी किताब पढ़ रहे हो? सो दीज आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, देन लास्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जिससे हमने पहले पढ़ा था प्रोनाउन में, तो डेमोन्स्ट्रेटिव भी इशारा के लिए यूज़ होते हैं। ही लिव्स इन दैट विलेज, आई वांट टू बाय दिस पेन। अच्छा, अब आती है जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव था और हमने पीछे भी देखा, तो फ़र्क क्या है? कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है? तो इसको हम चेक कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे अहम तरीन चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है, जब हम डिफरेंस देखेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स विद अ वर्ब, यानी जो प्रोनाउन है वो हमेशा वर्ब के साथ आएगा, एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम विद नाउन, ये हमेशा नाउन के साथ आएगा। कैसे? ये जो फर्स्ट है वो प्रोनाउन है, सेकंड वाला एडजेक्टिव है। अब फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, विच इज़ द बेस्ट कार, विच के बाद इज़ आ रहा है, सो विच इज़ द बेस्ट कार, बेस्ट कार कौन सी है, ये प्रोनाउन है। क्यों? चूँकि इसमें विच के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है। हमने देखा था ना यहाँ पे कि जब प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यानी हम कह सकते हैं यानी कि जब विच, हु वगैरह के साथ, इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ जब वर्ब आ जाएगा तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और अगर उनके साथ नाउन आएगा तो हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब एग्जांपल, विच कार विल यू ड्राइव। अब देखें दोनों विच से स्टार्ट हो रहे हैं। विच के बाद जब इज़ आ जाएगा तो वो प्रोनाउन बन गया, और विच के बाद जब कार आ जाएगा, कार नाउन है ना, कार वर्ब तो नहीं है। अच्छा, इज़ कौन सा वर्ब है? आप सोचेंगे यस, इज़ लिंकिंग वर्ब। सो विच कार विल यू ड्राइव, अब कौन सी कार ड्राइव कर रहे हैं? सो दिस इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये विच के फ़ौरन बाद कार है, ये कार नाउन है। सिमिलरली दिस इज़ माई ब्रदर, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दिस के फ़ौरन बाद इज़ आ रहा है, और यहाँ पे ही लिव्स इन दैट विलेज, यहाँ पे दैट के फ़ौरन बाद विलेज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज ईदर ऑफ दीज हैज़ दैट इन्फॉर्मेशन। ईदर के बाद जब ऑफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, और ईदर यू और योर फ्रेंड। ईदर के बाद जब डायरेक्ट कोई नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड लास्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड जो रिलेटिव एडजेक्टिव उसके दरमियान डिफरेंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु के बाद अगर देखें हमने, आप वहाँ पे वर्ड से देखें नंबर 4 में, हु के बाद वर्ब है, हु रैन ऑन द रोड। सो हु के बाद वर्ब है ना, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए सिंपल हमने फ़र्क देखा कि प्रोनाउन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो कोई भी टाइप है प्रोनाउन की, वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, इंटरोगेटिव है, व्हाटएवर, उसके फ़ौरन बाद अगर वर्ब आ जाता है और एक केस में अगर ऑफ आ जाता है तो ये हो जाएंगे प्रोनाउन, और अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा है उसके फ़ौरन बाद तो ये हो जाएंगे एडजेक्टिव्स। जैसे व्हाट लैंग्वेज, व्हाट के बाद लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज इज़ नाउन, इट मीन्स कि ये व्हाट लैंग्वेज क्या है, ये जो है ये रिलेटिव एडजेक्टिव है कि आप कौन सी ज़ुबान। ठीक है, सो ये था सिंपल सा फ़र्क। अब आ जाते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब कैसा है। अब वर्ब या तो कैसा हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कितना हो सकता है, कब कब हो सकता है, तो ये सब चीज़ें जो हमें वर्ब के बारे में यानी एक्शन के बारे में बताती हैं, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का मतलब होता है हाउ, के कैसा। ही स्पीक स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती है, तो ये हमें बता रहा है कि वो कैसा बोलती है, हाउ डज ही स्पीक।
या सॉरी बोलता ही है, ही स्पीक स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता है। तो ये हमें बता रहा है कि वो कैसा बोलता है, हाउ, किस तरह बोलता है। तो आंसर है स्लोली। दे हेल्प अस चीयरफुल, उन्होंने हमारी बहुत खुशी खुशी मदद की। तो किस तरह मदद की, खुशी खुशी। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब है वेयर, कहाँ। सो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का मतलब है कहाँ। तो मतलब कि एक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है। प्लीज़ सिट हेयर, आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाएं। वेयर शुड आई सिट, मुझे कहाँ बैठना है, यानी कि वेयर का आंसर दे रहा है। हम जो हाउ का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो वेयर का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जो व्हेन का आंसर देगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे ही केम यस्टरडे, वो कल आया, यानी कब आया, कल आया। आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अभी चाहिए। सो व्हेन का आंसर जो देगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। सॉरी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन, कब कब। दे डिलीवर द न्यूज़पेपर डेली, वो रोज़ देते हैं। वी समटाइम्स गो टू अ ज़ू, हम कभी कभी जाते हैं। सो हाउ ऑफन, कब कब। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, कितना। जैसे शी एंटायरली अग्रीज, वो मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। कितनी मुत्तफिक है भाई, कितना एग्री करते हैं, कम या ज़्यादा भाई, पूरा। हिरा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, भाई कितनी हिना ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। सो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब होता है कितना, हाउ ऑफन, एंड मतलब हाउ मच, कितना। एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कब कब। तो ये होता है थोड़े थोड़े से, यानी ये इस तरह आपने याद रखना है कि कब कब, कब कब। दिस इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कितना, दिस इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नेक्स्ट इज ही ड्रोव क्वाइट डेंजरसली, टू व्हाट डिग्री, कि वो कितना ड्राइव करती है, किस कदर डेंजरसली, कितनी खतरनाकी से ड्राइव करती है। तो उसका ये आंसर है। फिर आ जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स के व्हेन, वेयर, वाई। देखिए ये जो ये वाला जो है ना रिलेटिव, ये तकरीबन हर चीज़ में ही आ रहा है। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, जो कि ज्वाइन क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज टुगेदर, ये सेंटेंसेज को और क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं। मसलन इस्लामाबाद, वेयर माई फ्रेंड लिव्स इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। टुमारो इज़ द डे व्हेन अली हैज़ हिज रिजल्ट। अब यहाँ पर आपने देखने का ये रिलेशन बना रहा है, लेकिन इसमें ना तो ये किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ना तो ये किसी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब है। ये हमें बता रहा है कि इस्लामाबाद जहाँ पे मेरा दोस्त रहता है। वेयर माई फ्रेंड लिव्स, यहाँ पे ये लिव्स के एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ वो रहता है वो खूबसूरत है। टुमारो इज़ द डे व्हेन, ये टुमारो एक ऐसा डे है जब अली हैज़ हिज रिजल्ट, अली का रिजल्ट आएगा। डू यू नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट, आपको पता है वो क्यों गया। तो यहाँ पे वाई लेफ्ट को यानी जाने को, वर्ब को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब। देन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कन्फर्मेशन या निगेशन। निगेशन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, या तो कन्फर्म करेंगे या तो हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करना। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी हमने अपनी रजामंदी बताने या हाँ या ना। इट शोज एब्सोल्यूट श्योरिटी दैट समथिंग विल हैपन, कि ऐसा होगा। हर एक्शंस आर ट्रूली अ साइन ऑफ हर वर्च्यू। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ कन्फर्मेशन आर सर्टेनली, श्योरली, वेरीली, डेफिनेटली, इंडीड, ऑब्वियसली, ट्रूली, अनडाउटेडली, क्लियरली, एग्जैक्टली एंड रियली। ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ कन्फर्मेशन। अब नेगेशन क्या है, कि जो नहीं होना, यानी कि इसमें क्या है, नेवर, नो, नो, नॉट, सारे नेगेशन को जो है जाहिर करेंगे। अब आ जाता है इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ब। वर्ब क्या है, जो एक्शन बताता है। द वर्ब कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस इन 3 फॉर्मेशंस। अब जो वर्ब है वो 3 तरह यूज़ होता है। नंबर 1 सिर्फ एज अ हेल्पिंग वर्ब, या एज अ लिंकिंग वर्ब, या एज अ हेल्पिंग वर्ब। ही इज़ इन स्कूल, वो स्कूल में है। यहाँ पर ये इज़ जो है वो कोई एक्शन नहीं बता रहा, ये बस सिंपल बता रहा है कि वो है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। देन है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। नहीं, ही इज़ गोइंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है इज़, एंड मेन वर्ब भी है गोइंग। एंड समटाइम्स सिर्फ मेन वर्ब आता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो 3 तरह से वर्ब हमारे सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। लेट्स चेक। हेल्पिंग वर्ब किस किस तरह का होता है, 2 तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 तरह के होते हैं। या तो वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ये कैसे होता है, यानी ये स्मॉल हेल्पिंग इंजन के तौर पर, यानी कि आप समझ लें वर्ब एक इंजन है, वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस है ही नहीं। यानी सेंटेंस इज़ नॉट विदाउट अ वर्ब, सेंटेंस इज़ नथिंग विदाउट अ वर्ब। तो वर्ब सेंटेंस के लिए ज़रूरी है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कि ये हेल्पिंग इंजन के तौर पर यूज़ होते हैं, और ये मेन वर्ब को कंप्लीट करने में मेन वर्ब को सेंटेंस कंप्लीट करने में मदद देता है। मसलन अब इसमें 3 फैमिलीज आ जाती हैं, डू फैमिली, बी फैमिली एंड हैज़ फैमिली। डू में क्या जाता है, डू, डज, डिड, डन, डन भी होता है। बी में क्या जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, एट्सेट्रा। एंड हैज़ में हैज़, हैव, हैड।
तो ये 3 फैमिलीज़ होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। इसको आप एक तरह का हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जो कि मेन वर्ब के साथ भी हम समटाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं मॉडल वर्ब। ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल पढ़ते हैं इसको। मॉडल वर्ब क्या है? यानी जो हमें बताता है एबिलिटी वगैरह कि हम कितना किस कदर कर सकते हैं या करना चाहिए वगैरह। फॉर एग्जांपल ये भी एक तरह के हेल्पिंग इंजन होते हैं जो कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और ड्यूटी बताते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट, विल, वुड, ऑट एट्सेट्रा। आई कैन राइट, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो कैन और मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मेन वर्ब्स पे। जो हमारा सेकेंड था कॉलम, आप देख सकते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब पे आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंतहाई आसान है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसमें एक्शन आगे पास होता है ऑब्जेक्ट को, यानी ट्रांजिशन हो रही होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें एक्शन ऑब्जेक्ट तक जा रहा होता है, यानी हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी चाहिए, ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? इसके बाद हम एक तरह का नाउन आ रहा होता है इसके बाद। जैसे एग्जांपल्स इसकी क्या है? आई कॉट अ बर्ड। मैंने पकड़ी, क्या पकड़ी? एक चिड़िया पकड़ी या कोई परिंदा मैंने पकड़ा। आई कॉट वॉट। अब इसमें हम इस तरह इसको सीख सकते हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट इसके लिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट के बगैर हमें समझ नहीं आएगी, और इसमें वॉट का आंसर हमें मिल रहा होता है। आई कॉट अ बर्ड, मैंने क्या पकड़ा, अगर तो हमें वॉट का आंसर मिल रहा है तो समझ लें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके एक और भी बहुत अहम निशानी होती है कि इसके बाद इस वर्ब के बाद एक तरह का नाउन आ रहा होता है। अली लॉफ्ट एट द जोक। अली हंसा, किस पे हंसा? जोक पे हंसा, तो जोक इसका ऑब्जेक्ट है। अली लॉफ्ट एट द जोक। ये सेंट अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा अली लॉफ्ट एट द जोक। लॉफ्ट विल बी अंडरलाइन। आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ड। नीचे आपको दिए होंगे ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो आपने बताना होगा क्या की क्या है। तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, चूँकि इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट भी पता है और लॉफ्ट का एक्शन आगे पास ऑन हो रहा है कि जो एक्शन हो रहा है लॉफ्ट वो किसकी वजह से हो रहा है? जोक की वजह से हो रहा है। यानी इन दोनों का गहरा रिलेशन होता है, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का। अब देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए होता, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इसमें नहीं होती, एक्शन आगे नहीं जा रहा होता। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें कोई ज़्यादातर एडवर्ब आ रहे होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाएगा ही लॉफ्ट लाउडली, वो बड़े ज़ोर से हंसा। ही सिंग्स ब्यूटिफुली, वो बड़ा खूबसूरती के साथ बड़ा खूबसूरत गाता है। तो यहाँ पर ही सिंग्स ब्यूटिफुली में सिंग्स एक्शन है लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्यूटिफुली ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्यूटिफुली हमें बता रहा है कि कैसा गाता है। सो जब एडवर्ब आ जाए उसके बाद और कोई ऑब्जेक्ट ना हो, दिस मीन्स दिस इज इंट्रांजिटिव। देन लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? जो कि लिंक करता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ। प्रेडिकेट कहते हैं कि कुछ भी बात, यानी एक काम करने वाला सब्जेक्ट और आगे कुछ भी जो हो रहा है उसे कहते हैं। यानी सेंटेंस को अगर हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें तो एक होता है सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस का पूरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। तो ये लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और जो दूसरा उसका हिस्सा प्रेडिकेट उससे मिलाता है, और यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा होता है। ये एक्शन शो नहीं कर रहा होता, यानी लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं शो कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दिस इज़ अ फैन, ये एक पंखा है। ये सब चीज़ें क्या है? ये एक्शन शो नहीं कर रही हैं, लिंक बना रही हैं। सिंपल एक तरह का लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, अब ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब में फ़र्क देख लें। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ आ रहा होता है और लिंकिंग वर्ब जो है उसमें कोई एक्शन है ही नहीं, किसी किस्म का एक्शन। अब आ जाते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। इनमें क्या फ़र्क है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में? इरेगुलर एंड रेगुलर वर्ब का फ़र्क देख लेते हैं। तो सेटिंग मेरी ऐसी है कि एक मिनट, चलो मैंने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। अब हम एक एक इकट्ठा सब नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं। आपको शुरू से दिखा देती हूँ। ये प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव था, ठीक है। ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव आपको नज़र आ रहा है जो हमने पहले देखा था। ऊपर कॉलम्स में थोड़े इश्यूज़ थे। आगे एडवर्ब में भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ये सारा हमने किया। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब सब नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब का फ़र्क। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं?
रेगुलर वर्ब होते हैं कि जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती है डी और ईडी के साथ बन जाती है, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, जूस, 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 ये होते हैं रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब होता है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी नहीं होती और बिल्कुल डिफरेंट होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, बैड, वर्स, वर्स्ट, रीड, रीड, रेड, रेड हो, तीनों एक हैं लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। रीड, रीड, रीड नहीं होता, रीड, रेड, रेड होता है। आई हैव रेड इट, आई हैव रेड माई बुक, तो ये रीड, रेड, रेड। देन है फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट एंड नॉन फिनिट को देख लेते हैं। फिनिट क्या होता है एंड नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होता है। फिनिट वर्ब्स होते हैं कि जिनमें कोई सब्जेक्ट होता है, इसमें टेंस होता है, ये हमें बता रहे होते हैं कि पर्सन जो है सिंगुलर है, प्लूरल वगैरह, और ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं। एग्जांपल, अली प्लेज क्रिकेट, यानी ये हमें हाल के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि अली क्रिकेट खेलता है। असद इज़ अ गुड बॉय, ये भी एक हाल है, असद एक अच्छा लड़का है। आई लव क्लाउडी डेज, मुझे बादलों वाले दिन पसंद है, मुझे बादलों वाले दिन पसंद है। एंड वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, ये भी प्रेजेंट है। अगर आज हम अली हैड कंप्लीटेड होमवर्क, अली ने सारा काम कर लिया, तो ये फिनिट में हमें ज़माना पता है, टेंस पता है, सब्जेक्ट भी हमें पता है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता है। दिस इज़ फिनिट। अब नॉन फिनिट क्या है। नॉन फिनिट में कोई सब्जेक्ट लाजमी नहीं है, हो भी सकता है, लाजमी नहीं है कि हो। फिर इसमें कोई टेंस हमें नहीं पता होता, या हमें टेंस नहीं बता रहा होता, हमें यहाँ पे और प्लस यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं होता, यानी कि एज एक्शन एक मेन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं हो रहे होते सेंटेंस में। अब एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि नॉन फिनिट वर्ब्स क्या है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स क्या क्या है। नंबर 1 इज़ इन्फिनिटिव्स, नंबर 2 जेरेंड्स एंड नंबर 3 पार्टिसिपल्स। तो इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स सब की सब नॉन फिनिट है, ये हमें ज़माना नहीं बता रही, ये मेन वर्ब नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। इन्फिनिटिव्स क्या हैं, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनिटिव्स। एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्टेड टू स्टडी, दोनों में देखें वॉन्ट और वॉन्टेड ये मेन वर्ब है, टू स्टडी मेन वर्ब नहीं है। टू स्टडी एक इनफिनिट नॉन फिनिट वर्ब्स हैं और ये एज इनफिनिटिव यूज़ हो रहा है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इनफिनिटिव्स क्या होते हैं, नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी दे वर्क एज अ नाउन, ये हमारे सेंटेंस में नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं इनफिनिटिव्स। फिर है जेरेंड। जेरेंड क्या होते हैं, ये भी नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं और ये बनते कैसे हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से। एग्जाम्पल क्या है, हम सब यूज़ करते हैं ना कि मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है। अब यहाँ पे रीडिंग पेंटिंग एक्शंस नहीं है, यहाँ पे रीडिंग पेंटिंग एज ए नाउन के तौर पर आ रही हैं। अब स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग जो है वो सेहत के लिए अच्छी है। ही लव्स रनिंग, उसे भागना पसंद है। तो यहाँ पे लव्स मेन वर्ब है, रनिंग मेन वर्ब नहीं है। रनिंग जेरेंड है और एज ए नाउन यूज़ हुई है और यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है और ऊपर स्विमिंग एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है कि स्विमिंग जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। पार्टिसिपल्स क्या है, पार्टिसिपल्स होते हैं जब वर्ब एज एडजेक्टिव यूज़ हो और ये बनता कैसे है, या तो आईएनजी लगाने से बनता है ये, और या तो ये बनता है थर्ड फॉर्म से। ठीक है, ये दो तरह से बनता है, या तो आईएनजी लगाने से बनता है या तो थर्ड फॉर्म से। अब आईएनजी लगाने से कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल स्माइलिंग, स्माइलिंग बेबी, राइजिंग सन, और थर्ड फॉर्म से कैसे बनेगा, फ्रोज़न चिकन, पेंटेड डोर एट्सेट्रा। तो या तो ये आईएनजी लगाने से बनते हैं या तो ये थर्ड फॉर्म लगाने से बनते हैं, इन्हें कहते हैं पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट इज, अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं वर्ब की। जैसे यू डैश सिंस मॉर्निंग, अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको आप देख लें खुद। इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा भी दूंगी। सो ये एक्सरसाइज है सिंपल सी, इसके सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है रेस्ट और आपने उसको उसी करेक्ट फॉर्म लगानी है। आगे हम टेंसेस में भी पूरा समझेंगे कि सिंस कब यूज़ होता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, ये हम सारा टेंसेस में भी समझ लेंगे। फिलहाल आप इसको एक नज़र देख लें, ये भी एक्सरसाइज है, एक नज़र देख लें, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें। अब आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को के साथ समटाइम्स आर्टिकल डिटर्मिनर भी कहलाता है। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं,
ये बताते हैं मतलब ए एन और द हम सबको पता है शुरू से ए एन और द। ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है, एन जो है वो वोवल्स के साथ आते हैं और द जो होता है वो किसी ख़ास चीज़ के साथ आता है। अब इसकी थोड़ी सी टाइप्स देख लेते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द इज़ कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल्स। जमील इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ही केम एन आवर लेट। यहाँ पे एन एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दिस वॉज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर। सो ये सब चीज़ें क्या है, द ब्रदर, ब्रदर से पहले द आ गया। सो द इज़ डेफिनेट आर्टिकल, यानी ये छोटी छोटी टाइप्स हैं। समटाइम्स पेपर में आ जाए तो आपको नज़र से गुजारना ज़रूरी होता है। ए और एन का बात है, हम सबको पता है। ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है, अ गर्ल, अ हॉर्स। एंड ए जो होता है कुछ ऐसे वोवल से पहले भी आ जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अ यूरोपियन, यूनानिमस एट्सेट्रा। यानी हमें पता ना कि जो वोवल्स होते हैं वो अ की साउंड देते हैं हमेशा, ठीक है। जो वोवल्स होते हैं ना, हम सबको पता है वो अ की साउंड देते हैं। लेकिन अगर कोई वोवल हो, जैसे हमें पता है ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स होते हैं ना, 5 वोवल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई वोवल अ की साउंड नहीं दे रहा और कोई और साउंड दे रहा है तो तब भी उसके साथ अ लगेगा। जैसे यूरोपियन, यहाँ पे यूरोपियन जो है वो य की साउंड दे रहा है, ऑर्पियन अ की साउंड नहीं दे रहा, तो यूरोपियन से पहले अ लगाएंगे। सिमिलरली यूनानिमस अनएनिमस नहीं है, यूनानिमस है तो यू य की साउंड दे रहा है। यूनानिमस का मतलब होता है इत्तफाकी या मुत्तफ़िका, तो अ यूनानिमस जैसे ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ये एक ऐसा है तो यू वोवल, लेकिन यहाँ पर ये यू अ की साउंड नहीं दे रहा, तो अ यूनानिमस। सिमिलरली अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज एन। एन क्या होता है, ऐसे वोवल्स जो हमेशा वोवल्स के साथ यूज़ होता है। एंड समटाइम्स उन वर्ड्स के साथ भी कि जिनसे पहले एच हो लेकिन एच साइलेंट हो, जैसे आवर, ऑनेस्ट, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब द क्या है, सिंगुलर नाउन, जब वो डेफिनेट हो। द हॉर्स इज़ अ यूजफुल एनिमल, द डंकी, वेयर इज़ द बुक। सिमिलरली व्हेन द नेम्स ऑफ सर्टेन वेल नोन बुक्स और जर्नल्स, फॉर एग्जांपल द कुरान, द बाइबल, द डॉन। जर्नल्स मतलब अखबार वगैरह या रसाइल। बिफोर वेल नोन सिंगल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, फॉर एग्जांपल द सन, द अर्थ एट्सेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, माउंटेन रेंजेस एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज और प्रोविंसेस, फॉर एग्जांपल द चनाब, द रावी, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन एंड द हिमालयाज, द पंजाब। बिफोर अ प्रॉपर एडजेक्टिव व्हेन इट स्टैंड्स फॉर द पीपल एंड नॉट फॉर द लैंग्वेज ऑफ दैट नेशन और कंट्री, फॉर एग्जांपल द पाकिस्तानी पीपल आर। यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो ये लोगों को जाहिर, यानी कि ऐसे लोगों को जो कि किसी कंट्री वगैरह के लोग हों, इसको कहते हैं मतलब कि उनसे पहले भी द लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द इंग्लिश पीपल आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन बट वी विल से इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। यानी जब हम लोगों के लिए यूज़ करेंगे तो दा लगाएंगे, लेकिन अगर हम लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे तो दा नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज, डायरेक्ट इंग्लिश से पहले कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंग्लिश पीपल हो यानी बरतानवी लोग तो फिर हम उससे पहले द लगाएंगे। बिफोर नाउन्स विच स्टैंड फॉर अ क्लास, फॉर एग्जाम्पल द नेवी, द आर्मी, यानी एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन वगैरह। द प्रेस, द पुलिस, द पब्लिक, ये सबसे पहले द ज़रूर आएगा। बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव जो एज ए नाउन भी यूज़ हो रहे हैं, मसलन द पुअर यानी गरीब लोग। द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो गरीब है वो हमेशा खुश नहीं होते, तो हम इससे पहले भी द लगाएंगे। सिमिलरली सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, द मतलब ही इज़ द बेस्ट एट्सेट्रा। अब आर्टिकल कब नहीं लगाना होता, प्रॉपर नाउन से पहले, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना होता। वी ऑब्जर्व फ्राइडे एज अ हॉलीडे, इससे पहले हमें कुछ भी द फ्राइडे नहीं होगा। कलीम लिव्ड इन हैदराबाद, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जून से पहले नहीं लगाना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। सो इन सबसे पहले हमें द नहीं लगाना, किसी भी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाना। अब आ जाते हैं प्रपोजिशन पे। प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशंस विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी तरह का नाउन प्रोनाउन का ताल्लुक दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ती है। मसलन कुछ हम इसको कुछ होती है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, इंतहाई ज़्यादा यूज़ होने वाला, पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाला कि इन, ऑन और एट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक में इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा, क्या आएगा। तो इसको देख लेते हैं। ये इन, ऑन, एट सारे हैं। जब हम इन, ऑन और एट को एज अ
टाइम के तौर पे यानी प्रपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पे यूज़ करेंगे तो इनमें क्या फ़र्क होगा। तो इन क्या है, इट इज़ यूज टू शो जनरल टाइमिंग्स लाइक मंथ, ईयर, सेंचुरीज, सीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ डेज। फॉर एग्जाम्पल, अली वॉज बॉर्न इन 2000, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिसिन रीच्ड इट्स जेनेथ इन द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में, इन 1980, इन द 1970, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन अप्रैल, इन द आइस एज, इन समर। यानी जो कोई मंथ हो या कोई सीजन्स वगैरह हो उनमें इन लगाना है। ठीक, अब ऑन कब लगाना है, जब हमें एग्जैक्ट डेट बतानी है या डेज ऑफ द वीक बताने हैं या डेज ऑफ द मंथ बताने हैं या हॉलीडेज़ बताने हैं। मसलन देयर इज़ अ नेशनल परेड एवरी ईयर ऑन पाकिस्तान डे। यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली डे एक जैसे मतलब ना यौम पाकिस्तान, जो कोई हम जो डे जो सेलिब्रेटेड डेज होते हैं उनमें ऑन लगा रहे हैं। सिमिलरली होम ऑन ईद डे, ये भी एक ख़ास दिन है। ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 9th May, ऑन 12th April 2012, ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंट डे। तो जब हमें कोई ख़ास चीज़ पता हो या पूरी डेट पता हो तो हम ऑन लगाएंगे, और अगर सिर्फ साल लिखना है तो इन लगाएंगे। ठीक, और दिनों यानी कि जब हम महीने के नाम जब हफ्ते के दिन वगैरह यूज़ करेंगे तब भी ऑन आना है। ऑन सैटरडे, ये चीज़ें आपके पेपर में अक्सर आती हैं कि आई एम बिज़ी डैश सैटरडे, ऑन, इन, एट। ठीक है, नेक्स्ट इज एट। एट क्या है, जब एग्जैक्ट पॉइंट पता हो, एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम पता हो ऑफ द डे एंड हॉलीडेज़ विदाउट डे। यानी कि देखें, एक है हॉलीडे जिसमें डे हो, ठीक है, डिफेंस डे, पाकिस्तान डे, उसमें हमने ऑन लगाना है। और जब कोई ऐसा हॉलीडे हो जिसमें हमें विदाउट डे हो तो फिर हमने यहाँ पे एट लगाना है। मसलन एग्जाम्पल, We decided to meet at 4 PM, एग्जैक्ट हमें टाइम पता है, at midnight, at 5 o'clock, at 12:30, at sunset, at the moment, at sunrise, etc. तो ये सारे क्या हो जाएंगे, at। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम। at को आपने याद रखना है, जब टाइम आ जाएगा तो at आना है, और जब कोई दिन है हफ्ते का तो on आना है, और जब कोई साल वगैरह हैं तो in आना है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह की, ऊपर हमने देखी थी प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, यहाँ पर भी ऑन आ गया। तो एक तो ऑन होता है जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, वो भी ऑन है, और एक प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी ऑन है। तो ये सेंटेंस से पता चलेगा। आई हैव केप्ट द बुक, अब ज़्यादातर आपके पेपर में आते हैं आई हैव केप्ट द बुक डैश द टेबल, तो आप फिल इन द ब्लैंक विद द यानी कि फिल इन द ब्लैंक, और नीचे ऑप्शन दिए होंगे। तो ऑन मेज़ पर, अली हिड, अली छुपा, बिहाइंड द डोर, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। बिटवीन द वाइट डेजीज, यानी कि कैन यू प्लेस द रेड रोजेज इन बिटवीन द वाइट डेजीज, कि क्या आप उन दोनों वाइट डेजेस के दरमियान में आप ये रेड रोज रख सकते हो, तो ये जगह है। ही वॉज रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, जब ये कोई डायरेक्शन बता रही हो, मतलब टूवर्ड्स, इनटू, टू, अक्रॉस, एट्सेट्रा, ये सारी क्या है। अक्रॉस का मतलब होता है पार, तो उस स्ट्रीट के पार, उस स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं, यानी पार अली रहता है। सो दीज आर प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देन एक और जो फ़र्क आ जाता है या जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है टू और फ्रॉम में। टू क्या होता है कि यूज टू डिनोट द एंड लोकेशन, एंड फ्रॉम होता है स्टार्टिंग लोकेशन। मसलन वी वेंट टू लाहौर विद माई फैमिली, कि मैं लाहौर जा रहा हूँ फैमिली के साथ। आई गिव माई कोड टू अली, मैंने अली को दिया। और फ्रॉम क्या है, आर यू कमिंग फ्रॉम मरी, क्या आप मरी से आ रहे हो। आई रिसीव द लेटर फ्रॉम माई ब्रदर, फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने फादर की तरफ से लेटर रिसीव किया। तो ये टू और फ्रॉम है। अब आ जाते हैं लोकेशन, जिसमें क्या है, अब देखिए एट और ऑन जो है वो टाइम में भी आ रहे थे और प्लेस में भी आ रहे हैं, तो ये हमें सेंटेंस से पता चलेगा। स्टेइंग एट हिज कजन्स प्लेस, इन इट्स प्लेस, आफ्टर यू प्ले, एंड ऑन द फ्लोर, ये सारी चीज़ें। अब प्रपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जो कि प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हों उन्हें कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज़। मसलन ट्राई योर बेस्ट टू रीच द वेन्यू ऑन टाइम। अब ऑन टाइम क्या है, एक ऑन नहीं है, ऑन टाइम, टाइम पर। सो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा हो, दिस इज़ कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज़। आउट ऑफ ये हम इंशाल्लाह डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की, जो कि 9th 10th दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के आने की। तो सिमिलरली आउट ऑफ स्टॉक, बाय मिस्टेक, आउट ऑफ डेट, ऑन वेकेशन, ये सब प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्यों है, क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब कंपाउंड प्रपोजिशन
preposition क्या है कि when two or more words work together as one word as a preposition, this is called compound preposition. मसलन शी सैट इन फ्रंट, अब इन फ्रंट क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन. अब प्रपोजिशनल फ्रेज और कंपाउंड प्रपोजिशन में क्या फ़र्क है, जैसे हम देख लेते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है कि मल्टीपल वर्ड्स कंबाइंड इनटू अ सिंगल प्रपोजिशन. मसलन ऑन द टेबल, ऑन के बाद एक टेबल यानी कि ऑन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया या कोई नाउन आ गया कि भाई मेज़ पर, ठीक है, ये पार्क में, दोस्त के साथ, विद माई फ्रेंड, तो ये क्या है प्रपोजिशनल फ्रेज. और इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, इस बाय मीन्स ऑफ, इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक प्रपोजिशन का काम दे रहे हैं. ठीक है, ये फ्रेज यहाँ पे नहीं, ये फ्रेज कहते हैं मुख्तलिफ वर्ड जो मिल जाएं, एक ग्रुप बन जाएं. और यहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है कि जो एक सिंगल प्रपोजिशन का काम दे. अब सम कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन देख लेते हैं हम. At and in. At is used for a smaller locality and in is used for a more extensive locality. मसलन similarly at is used for a point of time and in is used for a period of time. मसलन he lives at Clifton in Karachi. अब smaller locality at है और बड़ी यानी कि जब हम एक यानी आप इसको इस तरह कर सकते हैं समझने के लिए कि जो broader location होती है ना, बड़ी जगह, उसके लिए in आते हैं और उस बड़ी जगह के अंदर मौजूद एक छोटी जगह को हम कहेंगे at. फॉर एग्जाम्पल I am at my class in the school. बड़ी जगह स्कूल है तो मैंने इन लगाया, छोटी जगह क्लास है तो एट लगाया. सिमिलरली कराची बड़ा शहर है, उसके साथ इन लगाया. उस शहर का एक इलाका है क्लिफ्टन, यहाँ पे एट लगाया. ही लिव्स इन क्लिफ्टन इन कराची विल बी रॉन्ग. ही लिव्स एट क्लिफ्टन इन कराची, चूँकि एट डिनोट करता है या शो करता है छोटी लोकेशन को और इन बड़ी लोकेशन को. और एट क्या है यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम को यूज़ करता है और इन होता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ही विल कम इन 4 days, 4 दिनों में आ जाएगा. एंड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एट 9 AM. स्टेशन छोटी जगह है, स्टेशन पर आई और 9 बजे आई, तो एट एग्जैक्ट यानी कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है. मैनी अ बैटल वॉज फॉट एट पानीपत इन इंडिया. सिमिलरली इंडिया बहुत बड़ा है, इन और पानीपत उसका एक इलाका है तो एट. वी स्टार्टेड एट 10 in the morning. तो मॉर्निंग के साथ इन लगाया और 10 एक वक्त था जो स्पेसिफिक टाइम था, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके साथ एट लगाया. तो ये थे कुछ हमारे कंफ्यूजिंग चीज़ें. अब आ जाते हैं बाय एंड विद. बाय होता है डूअर और एजेंट यानी कौन कर रहा है. विद होता है इंस्ट्रूमेंट और मीन यानी किससे कर रहा है. तो ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर विद अ स्टिक. टीचर ने पनिश किया स्टिक के साथ. शी वॉज मर्डर्ड बाय द किलर विद अ स्वॉर्ड. द केक वॉज कट बाय मी विद अ नाइफ. तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी. अ वाइज मैन प्रॉफिट्स बाय एक्सपीरियंस. ही क्वारल्ड विद मी ओवर अ ट्राइफल यानी कि वो एक ट्राइफल के ऊपर मुझसे झगड़ रहा है. इन एंड इनटू. इन का मतलब होता है कि एक चीज़ रेस्ट में है यानी साकिन है, और इनटू मतलब मोशन में. एग्जाम्पल से इसका फ़र्क देख लेते हैं. देयर वॉज सम मिल्क इन द जग. अब जग में मिल्क बस रखा हुआ है, वो हिल तो नहीं ना रहा. अब आई पुट सम मोर मिल्क इनटू इट. अब मैंने उसी के अंदर मज़ीद डाला. इनटू इट अब मैं डाल रही हूँ. अब जब एक चीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो हरकत में है, मोशन में, तो मैं इनटू बोलूँगी. आई वेंट इनटू माई ड्राइंग रूम एंड फाउंड माई फ्रेंड स्टैंडिंग इन इट. अब दोस्त पहले ही खड़ा है, वो हिल नहीं रहा, तो इन, और मैं जा रही हूँ. अब मैं गई ड्राइंग रूम में की तरफ गई. अब मैं जा रही हूँ, चल रही हूँ, तो इनटू आएगा. और जो दोस्त पहले ही मौजूद है उसके लिए इन आएगा. यानी इन इंडिकेट करता है रेस्ट को और इनटू मोशन को. दे जम्प्ड इनटू द टैंक. अब वो जंप कर रहे हैं ना, यानी कि एक हरकत, यानी जंप का मतलब कि छलांग लगाएंगे फिर टैंक में जाएंगे ना, या किसी पानी में या रिवर में, तो इनटू द टैंक यानी पहले रेस्ट में थे, अब वो यानी कि वो कोई हलचल कर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, इनटू आएगा. बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन दो के लिए, अमंग ज़्यादा के लिए, ये भी हम सबको पता है. ऑफ एंड ऑफ यानी सिंगल एफ के साथ एंड डबल एफ के साथ. Of denotes belongings and relations of two things and off means away from यानी दूर हट जाना. Ali started at the floor of her home. Ali stared at the floor of her room. अली ने अपने जो कमरे की ज़मीन थी उसको घूरा. He picked up a piece of wood. उसने लकड़ी का एक पीस उठाया. And आगे चल के देखते हैं. You should always make sure. आपको हमेशा यकीन रखना चाहिए या इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि the stove is turned off, कि जो चूल्हा है
वो बंद हो चुका है बिफोर लिविंग द हाउस, घर छोड़ने से पहले. सिमिलरली ही वॉज वॉकिंग हिज डॉग विदाउट अ लीश एंड द डॉग रैन ऑफ, भाग गया. तो ये ऑफ एंड ऑफ का फ़र्क है. देन विद इन, बिफोर, आफ्टर एंड बाय, इनका फ़र्क क्या है? in is used with reference to a limit of time, within before the end of, before मतलब within a time limit, after जो है at the end of a period of time, and by a deadline. अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ही विल रिटर्न इन 5 days, यानी वो एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया गया है कितने दिनों में आ जाएगा. ही शेल हैव टू कम्प्लीट विद इन 5 days, इतने दिनों के अंदर अंदर करना है. बिफोर 5 days, यानी आप कह सकते हैं कि विद इन का मतलब होता है जो टाइम आपको बता दिया गया है ना, उससे पहले पहले, क्या आपके पास इतने दिन है, उससे पहले पहले कर लो, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आपने करने हैं. बिफोर का मतलब होता है विद इन अ लिमिट ऑफ टाइम. मसलन आई कैन नॉट फिनिश सॉरी आई शेल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव, यानी के आने से पहले. आफ्टर क्या है? बाद. एंड बाय क्या है? डेडलाइन, कि उस वक्त तक, कि यू हैव टू कंप्लीट द टास्क बाय टुमारो, कि आपने कल तक हर हाल में कर लेनी है, यानी बाय डेडलाइन के तौर पर यूज़ होगा. बिसाइड एंड बिसाइड, यानी विदाउट एस एंड विद एस. तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ साथ, इसके अलावा. आई सेड बिसाइड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ बैठी. तो बाय द साइड ऑफ यानी साथ, तो ये हो जाएगा विदाउट एस, बिसाइड. अब बिसाइड्स का मतलब क्या है? बिसाइड्स बीइंग फाइंड, जुर्माने के साथ. ही वॉज टर्मिनेटेड, उसे टर्मिनेट भी कर दिया गया, यानी उसके साथ साथ. अब यहाँ पे साथ बैठना नहीं है, यहाँ पे यूज़ हुआ उसके साथ साथ. आई पेड हिम नथिंग बिसाइड्स हिज वेजेस, उसकी तनख्वाह के अलावा मैंने उसे कुछ भी पे नहीं किया. तो ये बिसाइड और बिसाइड्स का फ़र्क है. बिसाइड मतलब साथ, और बिसाइड्स का मतलब साथ साथ, इसके साथ साथ, उसके अलावा. एंग्री एट एंड एंग्री विद, इसका फ़र्क कि ही इज़ एंग्री. एंग्री विद इज़ यूज फॉर लिविंग थिंग्स एंड एंग्री एट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे ही इज़ एंग्री विद मी, आई एम एंग्री विद माई डॉग, एंड आई एम, ये क्या हो जाएंगे? एंग्री विद. और एट आ जाएगा नॉन लिविंग के साथ. आई एम एंग्री एट माई कार, मैं अपनी कार पर गुस्सा हूँ कि क्यों बंद हो गई. आई एम एंग्री एट योर स्टुपिडिटी, मैं आपकी बेवकूफ़ी पर एंग्री हूँ. अब आगे जाते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? कि जो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ें, ठीक है, कनेक्ट करें. अब कंजंक्शन के आगे से मज़ीद 2 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं? कि जो कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती हैं. इसको भी हम इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं, और ये सारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट. सिंपल सा आपको बता देती हूँ कि 2 तरह के क्लॉजेस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब हो. अब वो वाला ग्रुप ऑफ वर्ड, वो वाला क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कंप्लीट मीनिंग दे, उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होती हैं. मसलन एंड, और, येट. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें वर्ब हो और जिनमें कोई सब्जेक्ट भी हो, लेकिन वो मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग्स देती हैं. दिस इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग, या हम इसे कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे, और डिपेंडेंट होता है जो डिपेंड हो किसी पर, यानी वो खुद से कोई मीनिंग नहीं दे रहा, वो किसी पर डिपेंड करता है. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़े. मसलन आई डिड नॉट गो टू वर्क, मैं काम पे नहीं गई, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वर्क, मैं जो कि ठीक नहीं महसूस कर रही थी. व्हेन द डोर बेल रैंग, जब घंटी बजी. माई डॉग बार्क्ड लाउडली, मेरा कुत्ता ज़ोर से भौंका. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बिकॉज, व्हेन, इफ वगैरह सबऑर्डिनेटिंग है. अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन मतलब कि ये कोई हमें इमोशन को, हमारे इमोशन शो करते हैं. मसलन वाओ, ओ, हाय, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, हाय क्या हो गया, वाओ. तो ये सारे होते हैं इंटरजेक्शन. अब एग्जांपल्स: हुर्रे, आउच, वाओ, ओ माय गॉड, वाह, ब्रावो, अलास. ये सब चीज़ें क्या है? इंटरजेक्शन. तो ये हमारी थी कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम.